हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत बड़ा सिलेबस भी है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल रिलेशंस को समझेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस को ऐसे तो बहुत सारे हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन आज आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस को मैं पर्सनली इन्हें 3 हिस्सों में बांटता हूं। अब ये 3 हिस्से देख लीजिए। पहला हिस्सा है जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर है क्या इंटरनेशनल रिलेशन, एंड इसी के साथ जो है थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे, आखिर इंटरनेशनल रिलेशन इवॉल्व कैसे हुआ। सेकेंडली हम इसके बारे में बात करेंगे जो हमारा है इंडिया और इंडिया के अदर कंट्री के साथ रिलेशंस, इंडिया एंड विथ अदर कंट्री। इस अदर कंट्री में जो है आपके सामने आने वाले हैं नंबर 1 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, नंबर 2 इंडिया रिलेशन विथ अफ्रीका, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस पे। नंबर 3 इंडिया एंड यूरोपियन कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस, एक बार में हम यूरो जोन और बाकी चीज़ों को देखेंगे। नंबर नेक्स्ट आपका इंडिया यूएसए रिलेशन एंड इंडियन रशियन रिलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अभी के रिसेंट सिनेरियो में इंडिया का इजराइल के साथ रिलेशन भी हमें समझना है। इजराइल फिलिस्तीन कॉन्सेप्ट को भी हम देखेंगे, उनसे बेसिक कॉन्फ्लिक्ट को भी देखेंगे, और भी जितनी चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में हम ध्यान देंगे। आपको ये पता है फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? जाहिर है आप कहीं भी पढ़, यरूशलेम है। और इजराइल की राजधानी क्या है? आपको अभी तक कहीं भी पढ़ा होगा यरूशलेम। लेकिन 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 इजराइल की राजधानी यरूशलेम भारत नहीं मानता। भारत क्या मानता है? इजराइल की कैपिटल तेल अबीब है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इजराइल भारत पे बार बार प्रेशर बनाता है कि उसकी कैपिटल यरूशलेम को मानी जाए, लेकिन इंडिया मानता है कि इजराइल की कैपिटल यरूशलेम नहीं तेल अबीब है। खैर, ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी, उसे हम देखते रहेंगे। थर्ड पोर्शन जो हमारा आने वाला है वो क्या है? थर्ड पोर्शन है अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस और इससे सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक पुलिंदा, इनके काम करने का वर्क प्रोसेस, वर्क फंक्शन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। द नेक्स्ट इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है, नॉन अलाइन मूवमेंट, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा होने वाला है। इन सारे से सारे ऑर्गेनाइजेशन, इससे अलावे आईएमएफ, ब्रिक्स और इन तरह के अनेकों अनेक इंस्टीट्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद जो है आज की क्लास के लिए हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की एक छोटी सी सिनेरियो, और इंडिया में आखिर आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का सिनेरियो और इंडिया में आखिर इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन अफेयर्स का डेवलपमेंट स्टार्टअप कैसे हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। हम जो है इंडिया को बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, 2 नहीं, वैसे बांटने के बहुत से पोर्शंस हैं, बट यहाँ के लिए जो है 2 हिस्सों में हम बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट बिफोर इंडिपेंडेंस मीन्स 1947। बिफोर 1947 जो है इंडिया की सारी फॉरेन पॉलिसी जो थी वे सभी की सभी ब्रिटेन द्वारा गवर्न की जाती थी। क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया वाज अ
कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश क्राउन, और ब्रिटिश क्राउन के ही डिसीजन लिए जाते थे, और वो जाहिर सी बात है इंडिया के फेवर में बहुत ही कम बट ब्रिटिशर्स के फेवर में ज़्यादा हुआ करते थे। तो अब जो है उस टाइम के जितने भी डिसीजन लिए गए वे सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के फेवर में रहे। देन आफ्टर जो है इंडिया आपका लिबरेट हुआ इन 1947 में। 1947 में इंडिया का लिबरेशन बहुत ही बड़ा एक हमारे लिए गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि हमारे यहाँ से वेस्टर्न कंट्रीज जा चुके थे। वेस्टर्न कंट्रीज हमारे यहाँ से जा चुके थे। हमारी कंट्री जो है अब पूरी तरह असुरक्षित इनसिक्योर थी, और हमारे बाउंड्रीज भी जो है पूरी तरह वेल डिफाइंड नहीं थी। इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1947 इंडो पाक वार, और फर्स्ट इंडो पाक वार यू कैन सी इन 1947, जिस समय इंडिया बहुत ही बुरे हालातों में पहुंच गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल तो 1947 से लेके अगला एक डेट आता है 1956। इस डेट तक क्या था कि इन बहुत सारे पॉलिसीज थी जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी। बहुत सारे ऐसे प्लान थे जो ब्रिटिश इंडिया में एम्प्लॉय किए गए थे, इम्प्लीमेंट किए गए थे, जो कंप्लीट नहीं हुए थे। हमारी मजबूरी थी कि हमें ब्रिटिश के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी थी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूँगा, DVC, you know the sorrow of Bengal is दामोदर रिवर। इसी तरह द सॉरो ऑफ USA वाज मिसिसिपी एंड मिसौरी इन वन टाइम। उन्होंने वहाँ पे कई सारे चेक डैम्स बनाए, और वहाँ के मिसिसिपी मिसौरी के जितनी भी फ्लड प्रोन इलाके थे उन्हें सेव किया, सिक्योर किया। इसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था दामोदर रिवर के आसपास, और ये जो है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी कंप्लीट होना बाकी था। तो जाहिर सी बात है हमें ब्रिटेन की ज़रूरत तो थी। अब चूंकि हम ब्रिटेन के साथ थे तो हम जो है लिबरल बने रहे ब्रिटेन और उसी अलाइन कंट्री के साथ भी, और इससे साथ साथ जो है हमें वेस्टर्न कंट्री जिसमें USA भी आता है उससे साथ हम लिबरल बने रहे। जाहिर था हमारे कल्चर में, हमारे वर्क फंक्शन में ब्रिटेन या ब्रिटिश इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान था। तो हम जो है अचानक से अपनी पॉलिसी को अचानक से चेंज नहीं कर सकते थे। वन पॉइंट शुड बी नोटेड कि 1946 में एक रेडियो अनाउंसमेंट में जो है हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि वी आर नॉट इन ग्रुप ऑफ USA, neither we are in group of USSR, we will be helping from everyone। हम सबों से अपनी हेल्प लेंगे लेकिन किसी के पीछे नहीं पड़ने वाले। चलिए ये बात उस समय की रही। अब उससे बाद जो है 1956 में हमें जो है हमारा पार्टनरशिप और एक नया प्लान हमने डेवलप किया, दैट वाज पंचशील। पंचशील और इन इंग्लिश नया प्लान हमने डेवलप किया, दैट वाज पंचशील प्लान। इससे जो है पहली पॉलिसी जो है हमने चाइना को दी, और चाइना के साथ हमने पहली फ्रेंडशिप बनाई, और हमारा इंक्लिनेशन जो है चाइना की ओर हुआ। अब इस चाइना का इंक्लिनेशन जो है लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन 1962 में जो है चाइना ने हमारे साथ बिट्रे किया, धोखा दिया, पीठ पे वार किया, और अचानक से हमारी टेरिटरीज पे अटैक कर दिया।
जिसके साथ हमारा ये जो समझौता था, ये जो पॉलिसी थी, वो आपकी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। 1962 के बाद अगला हमें पड़ाव मिलता है, डेट इज 1971। पॉइंट मस्ट बी डिनोटेड कि 62 में हम चाइना से हार चुके थे, लेकिन 1965 में हमारी अगली लड़ाई हुई जो पाकिस्तान से हुई। पाकिस्तान से साथ जो है हमारी लड़ाई, जिसमें हमने निर्णायक बढ़त बना ली थी, लेकिन ताशकंद समिट में हम जो है ग्रुपिज्म का शिकार बनते रह गए। पाकिस्तान पहले से ही जो है यूएसए के साथ अपनी नाटो ट्रीटी साइन कर चुका था, साथ ही साथ उसने सीटो प्लान को भी एग्जीक्यूट किया था। क्या है ये नाटो प्लान, क्या है ये सीटो प्लान, हम बाद में देखेंगे। बट फिलहाल ये जान लीजिए कि यूएसए ने जो है अपनी सारी अलाइंग कंट्री को यूएसएसआर से बचाने के लिए एक ट्रीटी की थी, जिसको कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इनके द्वारा इन दोनों पे जो है पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे और यूएसए पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा। और चूँकि हमने पहले से ही जो है अपना नॉन अलाइन मूवमेंट बना रखा था, नॉन अलाइन मूवमेंट हमने प्लान कर रखा था, तो हमें यूएसएसआर से सपोर्ट तो मिलना ही नहीं था। हम ग्रुपिज्म का शिकार हुए और आज भी पाकिस्तान की बुक में ये पढ़ाया जाता है कि 1965 का वार पाकिस्तान जीता था। खैर, 1965 के बाद 1971 में हमारे सामने आता है बांग्लादेश क्राइसिस। पाकिस्तान का एक हिस्सा जो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था उस समय, वो अपने आप को लिबरेट करने लगता है और लिबरलाइजेशन से इस दौर में जो है पाकिस्तान इसे सप्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। इससे इंडिया के ऊपर जो है रिफ्यूजी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है उस समय जाती हैं यूएसएसआर के सपोर्ट के लिए, और यूएसएसआर सिर्फ इसलिए सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है क्योंकि वो यूएसए इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा था। यूएसए की 7th फ्लीट, जो कि इंडिया के जस्ट नीचे के एक छोटे से आइलैंड डियागो गार्सिया पे रहा करती है, वो इंडिया की ओर बढ़ना शुरू कर देती है और उससे काउंटर में यूएसएसआर अपनी फ्लीट व्लादिमीर को छोड़ देता है। व्लादिमीर आगे की ओर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से 7th फ्लीट को कुछ हद तक रुकना पड़ जाता है। खैर, इससे बाद जो है इससे पूरी डिटेल हम बात करेंगे जब हम इंडिया बांग्लादेश को पढ़ रहे होंगे, इससे बारे में पूरा डिटेल लेंगे। नाउ ऑनवर्ड, फिलहाल आप जानिए कि इंडिया यूएसएसआर का एक फ्रेंड कंट्री बन चुका था। अब ये जो है 1991 तक चलता रहा। तो 1971 से 1991 का जो टाइम पीरियड है, जो ईरा है, वो यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप का टाइम पीरियड है, यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप का ईरा है। अब इससे बाद यूएसएसआर 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट रसिया इटसेल्फ है और बाकी 14 और देश, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस क्लास का तैयार करें, 14 देशों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन इससे डिसइंटीग्रेशन से बाद इंडिया में कई सारे ड्रास्टिक चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है, जो बाइपोलर हुआ करता था, वो यूनिपोलर बन चुका था। पूरे विश्व वर्ल्ड में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आ चुके थे
और हमें भी अपनी एक पोजीशन को होल्ड करने की ज़रूरत थी। तो अब तक जो है हमारी जो पॉलिसीज थी वो थ्योरेटिकली चल रही थी नंबर 1 पंचशील पर, नंबर 2 नॉन अलाइन मूवमेंट पर। लेकिन अब इससे बाद जो है हमने कुछ पॉलिसी में कई सारे चेंजेस करने प्रारंभ किए, जैसे नंबर 1 लुक ईस्ट पॉलिसी। आपके ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं जो कि आपकी स्लीपिंग टाइगर्स कहे जाते हैं, जिनमें बहुत तेजी से ग्रोथ के चांसेज हैं, उन्हें हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। लेकिन अब हम उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगे, हम उनसे बातें करने लगे। लोग इस पॉलिसी के अंतर्गत हम इन देशों में जाते रहे, हमारे रिलेशंस बनाते रहे, एक एक करके हम इन सबों को देखेंगे। लेकिन और इसी समय जो है चाइना ने इसमें इंटरफेयर करना शुरू किया। चाइना के इंटरफेयर के बाद जो है हमने लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया और लुक की जगह हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपना लिया। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, वियतनाम में ऑयल रिफाइनरीज से लिए जो है इंडिया की ऑयल इंडिया लिमिटेड, सॉरी OIL ONGC इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की कंपनी वहाँ पे गई थी, जिसे दबाव के कारण मनमोहन सिंह ने विड्रॉ कर लिया। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने वहाँ पे गए और उन्हें फोर्सफुली विथ कंप्लीट प्रोटेक्शन वहाँ पे अगेन इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे हमने जो है 1 स्टेप फॉरवर्ड होने की पॉलिसी को अपना लिया और हम इस पे आगे बढ़ने लगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ जो है हमारा नेक्स्ट प्लान आता है, दैट वाज गुजराल डॉक्ट्राइन। इट मीन्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसमें कही गई वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स, वी कैन चेंज आवर सिचुएशन बट वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। ये जो है गुजराल डॉक्ट्राइन का थेसिस थ्योरी है। इसी साथ जो है आपके सामने आती है कृष्णा डॉक्ट्राइन। इसी के साथ हमारे सामने आती है, 1 बाय 1 हम इन सबों को पढ़ने वाले हैं, तो आप फिलहाल अभी इससे नाम नोट कर लें। कृष्णा डॉक्ट्राइन, नाउ लुक वेस्ट पॉलिसी। हमें वेस्ट कंट्री को भी देखना है, उनसे भी पॉलिसीज के बारे में सोचना है। नाउ नेक्स्ट कनेक्ट विथ मिडिल एशिया। नाउ नेक्स्ट नेम 2.0 एंड इससे बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो प्रेजेंट सिनेरियो है कोरोना पॉलिसीज। इन सारी पॉलिसीज जो है इन्होंने इंडिया के को एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया, प्रैक्टिकल सिनेरियो दिया, जिसकी वजह से इंडिया एक डेवलप कंट्री के रूप में बनने की ओर अग्रसर हुआ। इंडिया को वर्ल्ड से जो है काफ़ी हेल्प और सपोर्ट भी मिला और इंडिया का जो आपका कद है, जो इंडिया की लेंथ है, जो इंडिया की हाइट है, वो वर्ल्ड में एक बेमिसाल रूप में इस्टेब्लिश भी हुई। चलिए फिलहाल जो है इन सारी चीज़ों को हम डिटेल बाय डिटेल देखेंगे, लेकिन ये सारी अगली क्लास में। तब तक आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू।